नमस्कार। आज के इस नए संस्करण 12 घंटे के टॉकथॉन में आपका स्वागत है। ये एक हम नए तरह का प्रयोग फिर कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार हमने 24 घंटे का टॉकथॉन किया था। ऐसा लगा था कि रात में जो 11 1 2 बजे के बाद के सेशन और सुबह के सेशन थे, उसमें विदेश के लोग जो हमारे थे वो दर्शक ज्यादा रह गए थे। यहाँ के लोग नेचुरली कम वो था। फिर ये भी लगा कि जब ये कर रहे हैं तो थोड़ा फोकस नहीं थे। तो इस बार हमने इस फॉर्मेट को थोड़ा चेंज किया है। एक तो हम जो ओवरऑल टॉपिक है वो है इन चैलेंजेस ऑफ इंडिया 2021। आज भारत राष्ट्र के ऊपर 2021 में क्या क्या हमारी समस्याएं मुख्य चैलेंजेस हैं, और उसका जो उसके बाद उसमें 11 विषय हैं जो दिन भर हम लोग जब चलेंगे उस पर एक एक घंटे के विषय हैं। रात 9 बजे 10 बजे तक इस पर बातचीत होगी। मैं सबसे पहला जो ओपनिंग स्टेटमेंट है वो मनीष तिवारी साहब को आप सब लोग जानते हैं। आप सब लोग इनको कांग्रेस के तेज तर्रार मंत्री, एमपी, वकील के रूप में जानते हैं। एक परिचय मैं आपको और करा दूं। अभी पिछले 2-4 दिन से सारे देश में बात हो रही है राष्ट्रमंच की। शरद पवार के घर जी पे राष्ट्रमंच की मीटिंग हुई। ये राष्ट्रमंच की परिकल्पना, उसका जो बीजारोपण था वो मनीष तिवारी साहब ने किया था। और 2017 में इनकी जो परिकल्पना, अगर मैं गलत नहीं हूं आप मुझे ठीक करिएगा मनीष भाई साहब, ये था कि जो पॉलिटिशियंस के अलावा इस देश में लेखक, पत्रकार, कलाकार, जो इस तरह के लोग हैं जो क्रिएटिव, उनका भी एक योगदान होना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म उनको भी मिलना चाहिए कि देश कैसे बने और कैसे चले। तो शायद उस परिकल्पना के साथ आपने इसकी स्थापना की थी और उस समय के बहुत से कलाकारों को, पत्रकारों को, लेखकों को इसमें आपने ज्वाइन कराया था। तो सबसे पहले आपका स्वागत है मनीष भाई साहब। और आपसे ही हम ये शुरुआत करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ अब विमर्श खत्म हो गया है, क्योंकि अब हम लोग फंसे रहते हैं कभी ऑक्सीजन के चक्कर में, कभी फेबी फ्लू की लाइन में, कभी आज की तारीख में तो बड़ा हो रहा है कि हमें मुफ्त वैक्सीन मिल रही है तो उसके धन्यवाद में। ये राष्ट्रमंच की भी बात थोड़ी सी कर लें, क्योंकि ये कलाकारों, पत्रकारों को कैसे हम मेन स्ट्रीम में लाएं। आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको और आपके सारे साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद, जो आपने ये टॉकथॉन की एक परंपरा इस देश में दोबारा से जो संवाद और विचार विमर्श की परंपरा है उसको दोबारा से कायम करने की ये जो पहल की है। आज एक बहुत ही विचित्र दिन है। आज से 40 वर्ष पहले इस देश में आंतरिक आपातकाल श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाया था, और वो भारत के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण 18 महीने थे। और मरहूम श्रीमती इंदिरा गांधी ने खुद इस बात को महसूस किया था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और जब जनवरी 1978 में 24 जनवरी, अगर मेरी याददाश्त ठीक काम कर रही है, उन्होंने लोगों को यवतमाल महाराष्ट्र में संबोधित किया, तो उन्होंने इस चीज के लिए माफी मांगी कि जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, और जो भी एक्सेसेस किए गए थे मैं उन सब एक्सेसेस के लिए जिम्मेवारी लेती। पर पिछले 7 वर्ष से इस मुल्क में एक बहुत अजीब सी परिस्थिति उत्पन्न हुई। आज मैंने एक पत्रिका में लेख लिखा है जिसमें मैंने ये कहा है कि ये परिस्थिति वैसी ही है जैसे कि एक अनडिक्लेयर्ड आपातकाल इस मुल्क में हो। और विडंबना ये है कि जैसे जैसे प्रचार प्रसार के साधन बढ़े हैं, पहले सिर्फ अखबार छपा करते थे, उसके बाद चलचित्र आया, चलचित्र के बाद आपके सोशल मीडिया आया, उससे पहले रेडियो हुआ करता था। तो जैसे जैसे प्रचार प्रसार के साधन बढ़े हैं, वैसे वैसे हमारी जो बर्दाश्त करने की क्षमता है वो कम होती जा रही है। और हम अपनी बात तो सुनाना चाहते हैं, पर दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते। और अगर दूसरे की बात हमारे अनुकूल नहीं है तो फिर हम फौजदारी के कानून का, बाकी ऐसे हथकंडों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जिससे कि उस आवाज को दबाया जाए
उस आवाज को कुचला जाए। और ये इस देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज की परिस्थिति में जबकि जो संवाद है वो टॉप डाउन नहीं रह गया कि मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं या आप बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूं। ये जो सोशल मीडिया की क्रांति हुई है, शायद शायद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो औद्योगिक क्रांति है उसके बाद सबसे बड़ी क्रांति इस विश्व में हुई है। और इसने जो सत्ता है, पावर है, उसको डिफ्यूज कर दिया। आज जो 8 करोड़ लोग इस पृथ्वी पे रहते हैं, उसमें से लगभग 6 करोड़ लोग जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, आज वो अपनी बात उसी तरह से उसी 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 फोर्स के साथ सार्वजनिक तौर पर रख सकते हैं जिस तरह मैं और आप रखते हैं। और मुझे लगता है कि जो आने वाले समय की हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, एक मुल्क के नाते, एक समाज के नाते, कि हम ये सहनशीलता अपने आप में डेवलप करें कि हम दूसरे के विचार सुन पाएं। दूसरे के विचार हमसे भिन्न हो सकते हैं, दूसरों के जो विचार हैं वो हमको पसंद नहीं आ सकते हैं। ऐसा भी होता है कि वो कभी कभी ऑफेंसिव होते हैं। पर एक सही लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपरा की कसौटी ये है कि सुनने की क्षमता हमें होनी चाहिए। और जो मुझे एक सबसे बड़ी चुनौती लगती है कि आज बोलने की सबको आज़ादी है, पर दूसरे की बात सुनने का ना समय है, और अगर पसंद नहीं आए तो चाहे वो सरकार हो चाहे व्यक्ति हो, उसको कुचलने की कोशिश की जाती है। ये तो एक सामाजिक तौर पर रहा। जहां तक राष्ट्रीय चुनौतियों का सवाल है, देखिए ये कोविड-19 जरूर सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए है। क्योंकि ये कोविड-19 कहाँ से आया, क्या ये वायरस नेचुरली अकरिंग है, क्या ये वायरस मैन मेड है, ये इतनी तेजी से जो म्यूटेट कर रहा है, क्या वो म्यूटेशंस भी नेचुरल म्यूटेशंस है, इसके ऊपर कभी अभी तक कोई ठोस जांच नहीं हो पाई है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अगर आप इस वैश्विक महामारी की शुरुआत में जाएं तो 5-6 जनवरी 2020 की मैं बात करना चाहता हूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो पहली चेतावनियां आई, वो पहली चेतावनियां ये कहती थी कि आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। और विडंबना ये थी कि दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 के बीच चीन ने जहां तक पर अपने शहरों को बंद कर दिया। अगर आप टिकटॉक इंडेक्स देखिए, जो ट्रैफिक इंडेक्स है कि किस शहर में क्या ट्रैफिक की डेंसिटी रहती है, तो आप पाएंगे कि उस दौरान चीन के सारे शहर और खासकर वुहान के आसपास जो 2-3 सूबे हैं, उसमें से तो पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया। पर उन्होंने जो एयर ट्रैवल है, जो वायु मार्ग की यात्रा है, उसको खुला रखा और वायरस को सोशलाइज कर दिया। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इससे इसकी जगह है कि वो चीन को ये पूछती कि ये विडंबना क्या है, उन्होंने बिल्कुल चीन के कैट्स पॉ की तरह काम किया और पैंडेमिक को या चीन का जो उसमें रोल था, उसके ओरिजिन और उसके प्रोलिफरेशन में, उसको कम करने की कोशिश की। और आज तक कोई ठोस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई है। और जब तक इस बात का पता नहीं लगेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि दुनिया को संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि लाखों लोग मारे गए हैं, करोड़ों लोगों के व्यवसाय तबाह हो गए हैं। जो इसके लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स हैं, वो अभी तक हमको इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है।
और जहां तक वैक्सीन का सवाल है, देखिए मेरा ये व्यक्तिगत राय है, क्योंकि सरकार की राय अलग हो सकती है, कांग्रेस पार्टी की राय भी अलग हो सकती है। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि ऐसी वैक्सीन मेरिट का मीन्स के ऊपर दी जानी चाहिए। मेरिट का मीन्स का मतलब, मेरिट की सबको वैक्सीन चाहिए, पर जिसके पास क्षमता है पैसे देने की, उससे हम पैसे क्यों नहीं दें? और जिसके पास क्षमता नहीं है पैसे देने की, चाहे वो फ्रंटलाइन वर्कर हो या गरीबी रेखा से नीचे लोग हों या समाज के और शोषित वंचित लोग हों, उनके लिए तो सब्सिडी देनी बनती है। पर मेरे और आपके लिए अगर हम 500 रुपए का पिज्जा खा सकते हैं, तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि 150 रुपए की वैक्सीन क्यों नहीं लगा सकते जो हमारी जान की हिफाजत करेगी। तो ये मुझे सरकार की कभी ये नीति समझ ही नहीं आई। और अगर प्रधानमंत्री जी या एनडीए भाजपा सरकार पहले दिन ये कहती कि भाई हमारी वैक्सीनेशन पॉलिसी मेरिट का मीन्स पे आधारित होगी, मेरिट ये कि 134 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन चाहिए, मीन्स ये कि जो इसका पैसा चुका सकता है, और कॉस्ट प्लस, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर आप कॉस्ट प्लस नहीं देंगे तो जो वैक्सीन बना रहा है वो इसके ऊपर फर्दर रिसर्च नहीं कर पाएगा। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर फ्री वैक्सीनेशन की और खासकर उनके लिए जो पैसे दे सकते हैं उसके पक्ष में नहीं। दूसरी बड़ी चुनौती जो हमारे मुल्क के सामने है कि हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बैठ गई है। अगर आप वर्ष 2020-21 और 21-22 का भारत सरकार का वित्तीय घाटा देखें तो वो लगभग 35 लाख करोड़ रुपए। सरकार का जो आमदन है वो लगभग 18 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है। मेरे ख्याल शायद पिछले वर्ष अगर मेरे आंकड़े सही हैं तो शायद 14 लाख करोड़ ही थी। तो ये एक बहुत भारी चुनौती है देश के सामने, और यही हाल राज्य सरकारों का है। तो सबसे बड़ा सवाल जिसके ऊपर कोई अपने आप को केंद्रित नहीं कर रहा कि इस परिस्थिति में जब व्यवसाय बैठा हुआ है, जब ये मालूम नहीं है कि तीसरी लहर आएगी, चौथी लहर आएगी, पांचवी लहर आएगी, जब पूरी तरह से देश खुल नहीं रहा है, लोग डरे हुए हैं, वो अपना अपना पैसा अपने पास रखना चाहते हैं, डिमांड मार्केट में नहीं है, ऐसे समय में आप अपनी इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करेंगे, ये हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है। और मेरा ये मानना है इसके ऊपर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति जैसे 1990 में तैयार की गई थी जब भारत की अर्थव्यवस्था संकट में थी, ऐसी रणनीति तैयार करने की जरूरत है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट इज इन डिनायल। सरकार ये कह रही है कि सब ठीक है, सब अच्छा है, पर सब ठीक नहीं है, सब अच्छा नहीं है। जिस तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर्जा लिया जा रहा है, ये कुछ संकेत अच्छे नहीं। और तीसरी बड़ी चुनौती, और मैं इससे खत्म करता हूं, तीसरी बड़ी चुनौती है चीन। देखिए 2012 के बाद जब शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने, जनरल सेक्रेटरी बने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरपर्सन बने, एक बहुत पैराडाइम शिफ्ट हुआ है चीन में, और हम उस पैराडाइम शिफ्ट को समझ नहीं सके। क्योंकि 2012 दिसंबर में वो बनते हैं, 2013 में डेप्सैंग होता है, 2014 में चुमर होता है, 2017 में डोकलम होता है, और 2020 में उत्तरी आपके पूर्वी लद्दाख में चीनी फौज हमारे सरहद में घुस जाती है। तो एक बड़ा फंडामेंटल चेंज हुआ है चीन में, जिसको हमको समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप सामरिक का तौर पर देखें तो 1996 के बाद, ताइवान स्ट्रेट्स क्राइसिस के बाद, चीन ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है ऑन मॉडर्नाइजिंग इट्स डिफेंस फोर्सेस, और उनको इस बात का लाभ मिला कि उनकी जो अर्थव्यवस्था थी
वो ऑलमोस्ट 20 साल 10% से बढ़ती रही और उनके पास वो सरप्लसेस थे। और इस परिस्थिति में जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में नहीं है, जो 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 स्ट्रेटेजिक असिमेट्री है वो चीन के पक्ष में है, हमको एक रणनीति फिर दलगत से राजनीति से ऊपर उठकर चीन के प्रति बनानी पड़ेगी, क्योंकि जिस लड़ाई में आज चीन लगा हुआ है अमेरिका के साथ फॉर ग्लोबल डोमिनेंस, उस लड़ाई में भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके ऊपर भी एक लॉन्ग टर्म राय लेने की जरूरत है। मेरा यह मानना है कि ये जो 2-3 चुनौतियां हैं वो भारत के सामने है, बाकी जो रोज की सियासत है वो तो चलती रहती है। हाँ, मैं बस 2 मिनट आपसे 1-2 चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे विमर्श में है। हमने ये सारी चीजें अपने विमर्श में अलग अलग हिस्सों में की हैं। एक तो मुझे ऐसा लगता है, जब हम लोग बात कर रहे थे वैक्सीन, आप मेरिट कम उसकी मीन्स की बात कर रहे थे, मुझे लगता है सरकार थोड़ा क्रिएटिव हो जाती। सरकार सबको फ्री वैक्सीन देती, और जब भी इस देश में पैसे की जरूरत पड़ी, आपने पीएम केयर्स फंड मांगा, आपको पैसा भरपूर मिला। आपने राम मंदिर निर्माण के लिए 1100 करोड़ का बजट था, आपको 7500 करोड़ मिला। इस देश में बाढ़ और उसमें भी जब पैसा मांगा जाता है तो हम सारा कुछ, हम लोग सुबह से शाम तक उद्योगपतियों को कहते हैं कि बड़े गड़बड़ लोग हैं, लेकिन देश के ऊपर जब आफत आती है लोग पैसा देते हैं। और मैं और आप भी, केवल मैं अपने लिए नहीं, अगर ऐसी कोई आपदा है तो मैं शायद 10-20 लोगों के लिए मैं भी उस फंड में दूंगा। तो सरकार अगर ये कहती है सबके लिए फ्री है, दिक्कत की बात है, 35-40 हजार करोड़ की बात है, आप लोग थोड़ा इसमें अगर मदद करिए, बाकी तो हम है ही। मुझे नहीं लगता इस देश में इस पैसे की जरूरत, मतलब इस पैसा उपलब्ध हो जाता है, तो सरकार को थोड़ा रीच आउट करना था, ऐसा मुझे लगता है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। मेरा जो मत है वो आपके विचारात्मक तौर पर दूसरा है। मेरा यह मानना है कि अब इस देश में ये समय आ गया है कि जिसके पास क्षमता है उसको उस क्षमता का प्रयोग करके अपना भार खुद उठाना चाहिए। देखिए, हम इस मुल्क में फ्री पावर, फ्री वाटर है, अपना ये जो फ्री बीज है, इस फ्री बीज से बाहर निकलने की जरूरत है अगर इस देश को तरक्की करनी है। क्योंकि जिसको जरूरत है उसको आप मदद कीजिए, और आप जितनी उसको मदद कर रहे हैं उससे ज्यादा मदद कीजिए। पर जो अपना भार खुद उठा सकता है, जैसे एलपीजी को लेकर आज सिलेंडर का रेट बहुत बढ़ गया है, पर मुझे याद है जब 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह पहल की थी, तो बहुत सारे लोगों ने, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उन्होंने वॉलंटरली अपनी सब्सिडी सरेंडर कर दी। तो अगर सरकार ये कहती कि साहब ऐसा है, ये वैक्सीन की कॉस्ट है 150 रुपए, हाँ, कॉस्ट प्लस मतलब 100 रुपया और 250 रुपए, और पूरे परिवार के लिए अगर 4-5 बच्चे हैं तो 1000 रुपए बनता है, या अगर डबल डोज भी लगा लो 2000 रुपये बनता है। लोग इसको खुशी से मान लेते। ये हमने सारा जो कंफ्यूजन कर दिया कि पहले केंद्र सरकार प्रोक्योर करेगी, फिर राज्य सरकार प्रोक्योर करेगी, फिर वैक्सीन सर्टिफिकेट के ऊपर किसकी फोटो लगेगी, ये दिस इज ऑल अननेसेसरी। ये जो वन अपमैनशिप है, ऐसी वैश्विक महामारी के समय मेरा यह मानना है कि ऐसी वन अपमैनशिप नहीं होनी चाहिए। मैं एक और चीज, आज आपका आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में, जहां आपने 1975 के आपातकाल और 2014 से जो अभी स्थितियां उसकी बात की, एक तरह से अघोषित था। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ शेयर कर लूं। मेरे बड़े भाई और हम सब लोग, मेरे माँ बाप कांग्रेस में थे, क्योंकि कांग्रेस ही एक पार्टी थी जिसने देश के स्वतंत्रता आंदोलन को स्पीयर हेड किया था। मेरे भाई एंटी कांग्रेस थे, बाद में वो कांग्रेस में चले गए वो थे, और वो समाजवादी डॉक्टर लोहिया के चेले थे। और मुझे ठीक से याद है कि जब इमरजेंसी में इन लोग गए थे तो एक दिन जेल गए थे, तो एक दिन भी परिवार को ही नहीं लगा था कि हमारे ऊपर भी कोई विपदा आ सकती है। आज अगर आप विपक्ष में हैं तो आपका पूरा परिवार एक्सपोज्ड है। मैं ये शो करता हूं, मुझे पिछले 2-2.5 साल से कितने मेरे दोस्तों के फोन आते हैं, भाई जरा संभल के। तो ये एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है। मैं एक चीज और अपने दर्शकों को भी कर दूं, 68-69 में इस देश में 9 राज्यों में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी। कभी मैंने ये नहीं देखा कि किसी के यहाँ छापा पड़ा, किसी के यहाँ हुआ। इस देश में 9, आज हम लोग कह रहे हैं ना कि बहुत सी कांग्रेस का सफाया हो गया, 68-69 में भी कांग्रेस, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट 9 राज्यों में थी।
ये एक जो चेंज हुआ है साहब, इस पे भी, क्योंकि ये अब आप मेरे विपक्षी नहीं है, अब आप मेरे दुश्मन हैं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये इस देश की परंपरा नहीं थी। देखिए, एनडीए भाजपा की सरकार पहले भी रही है। 1996 में सरकार बनी, 13 दिन चली, उसके बाद दोबारा वाजपेयी साहब की सरकार बनी, 6 साल के लिए वो सरकार चली, एक बार गिरी, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट, फिर 6 साल तक ये सरकार चली। तो हाँ, यह आपके नोक झोंक, विचारात्मक मतभेद सब रहते थे, पर ऐसा नहीं था कि यू आर फॉर अस और अगेंस्ट अस। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण, मैं इसको कहूंगा 2014 के बाद एक कल्चर इस देश में परपेचुएट किया गया कि आप फैसला कर लो कि अगर आप हमारे साथ नहीं हो, आप हमारे खिलाफ हो। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मेरा एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र, सही में घनिष्ठ मित्र, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, केंद्र सरकार में वजीर था। तो जब मेरी किताब का विमोचन हुआ, तो एक शिष्टाचार के नाते मैंने उसको फोन किया। मैं कहा, भाई मेरी किताब का विमोचन है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, अगर आपके पास समय हो तो आ जाना। तो मेरे को उसने साफ तौर पे बोला कि भाई मैं आ तो जाऊंगा, पर अगले दिन मंत्री नहीं रहूंगा। मैं कहा, फिर मत आना। तो इसी तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो, इसीलिए मैं कहता हूं, ये जो इंटॉलरेंस है कि भाई दूसरे की बात हम सुनेंगे ही नहीं, उसके ऊपर सेडेशन के चार्जेस लगाएंगे, उसको घसीटेंगे, ये जो एक कल्चर पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। और मैं एक दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, और जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर इस पिंच करती है, क्योंकि मैं सूचना और प्रसारण मंत्री रहा हूं इस देश का। ये जो कई मीडिया हाउसेस ने अपने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट सरकार के साथ खुद ही रीडिफाइन कर दिए कि भाई आप अगर हमारे साथ बिल्कुल बेदर्दी से पेश आओगे तो हम ठीक रहेंगे। ये मीडिया के लिए सही नहीं, क्योंकि आप एक संदेश दे रहे हैं बाकी लोगों को भी कि हम क्या कहते हैं, सिर्फ जो पंजाबी कहते हैं, जुत्ती दे आ रहे हैं। और ये इस देश के लिए ठीक नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, ये जब दूसरी लहर आई कोविड-19 की, तो आपने देखा कि किस तरह जुडिशरी ने अपने आप को दोबारा से रीअसर्ट करने की कोशिश की, खासकर हाई कोर्ट्स की तरफ से जिस किस्म के ऑर्डर्स आए। मेरे ख्याल समय आ गया है कि the media collectively also needs to redefine its engagement with the current dispensation, not because it benefits the opposition, but because this balance which has got skewed, this needs to be corrected, because this has set a very wrong precedent for the future also. Yes. और चलते चलते मनीष भाई, अंतिम बात में एक बात और आपसे कह दूं, मुझे बिल्कुल ठीक से याद है कि नेहरू और इंदिरा के ऊपर अगर तथ्यों के रूप में सबसे ज्यादा हमला किसी ने किया तो डॉक्टर लोहिया ने किया। उन्होंने भी डेटा किया कि भाई आपकी पॉलिसी गलत है ये। लेकिन जब लोहिया बीमार हुए और वेलिंगटन में एडमिट थे और ये हुआ कि अब कहां जाए, क्योंकि उनका तो घर में कोई तीमारदार नहीं था, तो उन्होंने कहा मुझे इंदू के घर में भेज दे। तो जिस रेफरेंस में ये कह रहा हूं कि वो सबसे हार्ड एंड क्रिटिक होने के बाद भी व्यक्तिगत रिश्तों में ये थे कि भाई मुझे वहां भेज दे, मेरी तीमारदारी वहां हो सकती। आज की तारीख में आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपको तो बचा के रखना होगा कि अपने घर वालों को कि भाई कहीं पता ना लग जाए। मैं लास्ट में, विभव जी आप हैं, मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। 2003 में मुझे डेंगू हो गया था, और उस समय एक डेंगू का संक्रमण था दिल्ली में, अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहा था। तो किसी तरह स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को मालूम चला, प्रधानमंत्री थे देश के, और उनका खुद फोन आया कि मेरे को मालूम चला कि तुम्हारी तबीयत खराब है, कौन से हॉस्पिटल में। तो वो एक जो शिष्टाचार था, और जबकि मैं कुछ भी नहीं था उस समय, ना सांसद था, ना कांग्रेस पार्टी में कोई पदाधिकारी था, उनके हमारे पिताजी से संबंध थे, एक रिश्ता था पोइट्स के नाते। तो वो मैं वही कह रहा हूँ कि जो एक शिष्टाचार था, जो एक परंपरा थी, जो संस्कार थे, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। नहीं, और क्योंकि मैं आप लोगों से, सतीश भाई और इन लोग से पूछ लूं, मैं एक चीज और जोड़ दूं,
इस देश में जब राजीव गांधी जी की मृत्यु हो गई तब पता लगा कि उन्होंने कभी अटल जी को विदेश भेजा था उनके इलाज के लिए, नहीं तो उनके जीते जी तो इस देश को पता भी नहीं लगा। तो उस मतलब मैं ये कह रहा हूं कि वो परंपरा को भी कहीं ना कहीं रीस्टैब्लिश करना, और शायद राष्ट्रमंच का जब भी परिकल्पना की होगी तो शायद इन्हीं सब मूल्यों को लेकर की होगी। विभव जी या सतीश जी, आपको कुछ पूछना है तो जल्दी से करके, नहीं तो आप मनीष जी जाना चाहेंगे। मैं विभव जी क्या था बॉस्टन से? हाँ हाँ, मैं मनीष जी प्रणाम। आपकी आवाज आ रही है? बोलिए हाँ, बोलिए। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो मनीष जी, बहुत मजा आया आपके विचार सुनकर। जहां तक मुझे याद है कि शिष्टाचार तो हमारे नरेंद्र भाई ने भी निभाया था, आपको फोन किया था। ये अलग बात है कि सब्जेक्ट कुछ और था, और वो घटना भी अगर आप कभी सुनाएं किसी उस पर तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा है कि उस शिष्टाचार के बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता इस सरकार के बारे में। तो वो बेचारा बंद ही रहने दीजिए और किसी और समय इतिहास के लिए छोड़ देंगे। छोड़ देते हैं उसको, इतिहास के लिए छोड़ देते हैं। और सतीश भाई, आपको भी प्रणाम हो। आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को आज के कार्यक्रम में बुलाने के लिए। और मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचार सुन के बहुत मजा आया, और हम आपके विचारों से पूरी तरह सहमत हैं। हम वैभव जी से बहुत प्रेरित रहते हैं। मुझे याद है कि 2007 में हम सब लोग जापान इकट्ठे गए थे, सुधांशु त्रिवेदी, मैं, वानी, जो हम उस समय बीजेपी की स्पोक्स पर्सन थी, वानी त्रिपाठी जी, और एक 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 कामराडरी थी। विचारात्मक फर्क थे, चलचित्र पे बहस होती थी, पर एक कामराडरी थी। और मुझे सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात ये लगती है, ये जो ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशनशिप हुआ है, ये भारत के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि भारत जिस किस्म का मुल्क है, इट कैन ओनली बी रन फ्रॉम द सेंटर, और उसके लिए ये जो मल्टी पार्टीजनशिप है वो बहुत जरूरी है अगर हम इस देश को आगे लेके जाना चाहते हैं। सतीश भाई, आप अगर मनीष भाई जी, चलते चलते एक बात कहना चाहूंगा। जो आपने टीके के ऊपर जो कहा कि जो लोग सक्षम हैं वो पैसे दें, लेकिन मेरा मानना यह है कि जितने भी ओईसी देश हैं, जितने भी समृद्ध देश हैं, वहां ये डिस्टिंक्शन किया ही नहीं गया। हमारा ख्याल है जब भी ऐसी महामारी हो, जिस तरह की जो इमरजेंसी आती है, तब इस तरह की बहसें हमारी पब्लिक पॉलिसी की जो बातचीत हो रही है उसको थोड़ा सा विकृत कर देती हैं। ऐसे माहौल में 150 रुपए के लिए चाहे 1 करोड़ दे सकते हैं या नहीं, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप उसको सामने लाओगे तो पब्लिक पॉलिसी की जो डिस्कशन है वो कुछ गड़बड़ जाती है। नंबर 1। नंबर 2, आपने एक अच्छी बात कही कि आज कोई भी नागरिक, उसके पास इतनी आवाज है कि उस आवाज से किसी के साथ, किसी सरकार से बात कर सकता है अगर वो सक्षम है तो। कई लोगों के पास फॉलोअर्स हैं, 10 लाख हैं, 20 लाख, 50 लाख फॉलोअर्स भी हैं, उनकी बात सुनी जाती है। लेकिन जब 30 साल पहले जब ये परिकल्पना हुई इस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ डेमोक्रेसी बढ़ाने की, इसका मतलब यही था कि कैसे हम हर नागरिक को, हर व्यक्ति को सक्षम करें। हमने उस पर कोई योगदान नहीं दिया देश की तरह से। मेरी गुजारिश सबसे यह है कि हमारा योगदान कम से कम इसमें तो हो, अगर एक कोई टेक्नोलॉजी बनती है उससे हम कैसे इस तरह का फायदा उठाएं, कैसे ऐसे नियम बनाएं जो कि सौहार्द के साथ हमारी डेमोक्रेसी को और मजबूत करें। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। हमने टेक्नोलॉजी जरूर नहीं बनाई, लेकिन उसका जो सोशलाइजेशन है वो कैसे हो, उसमें हम बहस करें, और किस तरह से इसको अपने जनतंत्र को मजबूत करने के लिए इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, उस पर बहस होनी चाहिए। 2 चीजें छोटी बात करनी चाहिए। आपने अच्छा उनका जिक्र किया। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, जहां तक वैक्सीन पॉलिसी का सवाल है, आपने ओसीईडी कंट्रीज, मुल्कों का जिक्र किया। देखिए, एक तो उन मुल्कों की जनसंख्या कम है, दूसरे उनके जो सरप्लसेस हैं, उनका जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है वो हम लोगों से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। हमारी जो आर्थिक परिस्थिति है उसको संज्ञान में लेते हुए हम लोगों को ऐसी नीति बनाने की जरूरत है जिससे कि जिसको जरूरत है उसको मदद पहुंचनी चाहिए, और जो अपना भार खुद उठा सकता है उसको आगे आके अपना भार उठाना चाहिए। सिर्फ इतना ही इसमें फर्क है। और जहाँ तक आपने टेक्नोलॉजी की बात की, देखिए, इस देश में
जो फ्री स्पीच के एडवोकेट इस देश में नहीं, इस विश्व में जो फ्री स्पीच के एडवोकेट्स हैं, वो उसके सबसे बड़े दुश्मन। मैं आपको बताऊं क्यों। कि ये खासकर सोशल मीडिया स्पेस में जब तक अग्रीड रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं बनेंगे ग्लोबली, तब तक जिस तरह से हमने वी सॉ द राइज ऑफ द इंटरनेट इन आवर लाइफ टाइम, वी मे सी द डिमाइज ऑफ द इंटरनेट। उसका सबसे बड़ा उदाहरण चीन है, जिसने फायरवॉल करके पूरे इंटरनेट को इंट्रानेट बना दिया। और अगर ये परिस्थिति इसी तरह से चलती रही, अग्रीड रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं आए, तो आप देखिएगा कि शिया नेट, सुन्नी नेट, कन्फ्यूशियन नेट, based upon hegemonic Anglo-Saxon net, you will find various such nets coming up which will not talk to one another. और इसलिए मैं जितने खासकर इसमें सबसे बड़ा रोड़ा ये जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, इन्होंने अटकाया हुआ है। ये अग्रीड रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं बनते देते, और उसके कारण आप देखिए जैसे EU में वो GDPR के रूल्स आ गए हैं। अब डेटा प्रोटेक्शन के नाम पे दे सर्कमस्क्राइब फ्री स्पीच। हमारा जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, मैं तो उस कमेटी पे हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता, बट इट विल बी मे बी अ टफर रिजीम देन इवन द GDPR रूल्स। इस सब की जरूरत ना पड़ती अगर ये जो कॉन्वर्सेशंस चल रही थी संयुक्त राष्ट्र महासंघ के अंतर्गत और बाकी जो मल्टीलैटरल कॉन्वर्सेशन चल रही थी, अगर वो किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाते, सबका जरूरत ही नहीं पड़ती। So ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय है, पर आपने इसको छेड़ लिया, तो एक दिन चाय के ऊपर इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष भाई, अच्छा होता कि आप हिंदू नेट और जोड़ देते उसमें, जो ऑलरेडी बन चुका है। चलिए, देखिए ऐसा है कि मैं हर चीज का राजनीतिकरण नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने जान के इस शब्दावली का प्रयोग नहीं किया। लेकिन वो दवा, संदीप भाई आपको कुछ पूछना, नहीं तो मनीष भाई साहब जाना चाहेंगे, उनका कहीं और एंगेजमेंट है। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आने के लिए जी। और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और मैं प्रार्थना करूंगा कि ये टॉकथॉन आपका कामयाब हो और इससे ये संवाद की जो परंपरा है इस देश में और बढ़े और फूले फले और काबिज हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। संदीप भाई साहब, जी पांडे को अभी वो झंडा लेके जाना है किसान या उसमें कुछ तो इनको छोड़ देंगे, फिर वापस आएंगे अगर ये बंद नहीं हुए तो। उसकी संभावना तो आपके साथ हरदम रहती है। इनके साथ घूमने में एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कब गिरफ्तार हो जाएंगे ये नहीं पता है। तो ये आप जब इनके साथ कहीं जाते हैं तो ये आपके साथ वापस बिना गिरफ्तार हुए आएंगे। तो अगर ये गिरफ्तार नहीं हुए तो ये शाम को हम लोगों के साथ रहेंगे। आपको अभी निकलना है जल्दी से आप, क्योंकि ये सब जो हम लोग बात कर रहे हैं आज और दिन भर करेंगे 11 विषयों पे, इसके उसमें कहीं कहीं आप भी रहे ही हैं, मतलब इसकी परिकल्पना में इसको कैसे ड्राइव किया जाए, किसको किसको लाया जाए। आप क्योंकि ये जो हम लोग टॉकथॉन कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, आप 12 घंटे का कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे, इसको कैसे और ठीक किया जाए, इसमें क्या कमी है? नहीं, कमी तो नहीं है, ये तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में यही तरीका है। एक स्वस्थ परंपरा संवाद की ही परंपरा है। दुर्भाग्य से इस देश में इस समय एक ऐसी सरकार है जो इसके बिल्कुल खिलाफ है। आप तो पता नहीं कैसे बचे हुए हैं अभी तक, नहीं तो ज्यादातर जो मीडिया हाउसेस हैं, अभी मैं पढ़ रहा था कि वायर पे भी जो है फिर मुकदमे हो गए। वो जो बाराबंकी में मस्जिद गिराई है उस पर शायद कोई वीडियो वगैरह जो है उन्होंने दिखाया था। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है लोकतंत्र की मूल भावना है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे अगर कोई सरकार हमला कर रही है तो इसका मतलब कि वो लोकतंत्र पे हमला है। आज के किसान आंदोलन का जो मुख्य नारा है वो है खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ। अभी तक ये बात नहीं हुई थी। ये 7 महीने बाद किसान आंदोलन कह रहा है खेती बचाओ आंदोलन बचाओ, अरे लोकतंत्र बचाओ। और मैं सोच रहा था कि ये क्यों कह रहे हैं, तो जरा सोचने पे ये समझ में आया कि 26 जनवरी के साथ ये सरकार किसानों से बात नहीं कर रही, आप देखिए। और यही सरकार है जो तालिबान से बात कर रही है।
और तालिबान से बात करने के बाद इनको शर्म आई, तब इन्होंने उन कश्मीरी नेताओं से बात की जिनको अभी तक ये बता रहे थे कि इन्होंने कश्मीर को लूटा है, ये तो पाकिस्तान परस्त है और पता नहीं क्या क्या है। हाँ, तो उनके साथ इन्होंने वार्ता की, क्योंकि अब इनको शर्म आ रही है, क्योंकि आप एक तरफ तालिबान से जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, और आप अपने देश के लोगों से बात नहीं करेंगे, तो इससे बड़े शर्म की बात क्या हो सकती है। और लेकिन किसान से अभी भी नहीं बात कर रहे हैं। तो ये जो इनका अहंकार है, ये कुछ टूटा है, बहुत जरूरी था, और ये इसीलिए टूटा है क्योंकि आपके तरह के लोग बोलते रहे। इस देश के जो नौजवान हैं, जो छात्र हैं और जो बुद्धिजीवी हैं, जो लगातार बोलते रहे हैं, लिखते रहे हैं, उसमें से कई जेल में भी हैं। और ये वो सब लोग हैं जो माफी मांग के जेल से बाहर निकलने वाले नहीं हैं। वो चाहे सुधा भारद्वाज हो या गौतम नौलखा हो, ये वो बिरादरी है जो माफी मांग के जेल से नहीं निकलती। तो ये सरकार अगर मुगालते में है कि डरा धमका के लोगों को जेल में डाल के आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म कर देंगे, तो ये इस देश में होने वाला नहीं है। इस देश में तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस देश ने इंदिरा गांधी से इस देश को बचाया है, इस देश के लोगों ने, और ये देश नरेंद्र मोदी से भी इस देश को बचाएगा। तो उसमें आपका जो ये योगदान है, ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि सराहनीय है, और ये बिल्कुल होता रहना चाहिए लगातार। वैसे तो आप तमाम कार्यक्रम करते ही रहते हैं, लेकिन ये जो आपने लंबा वाला शुरू किया है, ये बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई साहब, आप अपना वहां जाइए, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप हमारे कार्यक्रम में 3 बजे फिर से जुड़ जाइएगा, क्योंकि उस समय किसानों की डिटेल में चर्चा होगी। मैं सुधांशु, तो आपसे भी जरा, सुधांशु मेरे साथ हैं, सुधांशु भी इस संपादक मंडल का हिस्सा है। इस नीति को कहा, मतलब मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि भाई इनको ये ना माना जाए कि ये भी उस तरह के विप्लवी हैं। विप्लवी ये है कि एक अभी इन्होंने किताब लिखी है, वो किताब अगर सामने हो सुधांशु दिखा दो, वो किताब ऐसी है जिसमें किसी भी भारतीय को गर्व होना चाहिए, क्योंकि एक विशुद्ध इंडियन टेक्नोलॉजी के साथ द ट्रेन 18 माई ट्रेन 18 स्टोरी। ये आप, इसलिए मैं सारे भारतीयों को कह रहा हूं कि आप लोग इसको अमेज़न पे जरा एक बार देख लीजिए। एक स्टोरी ऑफ अ इंडियन जिसने सपना देखा कि एक देश में एक ऐसी वो ट्रेन बनाई जाए, एक ऐसा इंजन बनाया जाए वो किसी भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड को बीट कर सकता हो। और उसके शायद सुधांशु जब अपना वो सेशन होगा तो बताएंगे उसमें, इकोनॉमी वाले में, कि बहुत ही कम पैसे में। अब वो खैर ठीक है, उस रोने को नहीं रोएंगे। विभव भाई, एक मिनट आनंद, मैं ये मनीष जी की एक बात मुझे बहुत पसंद आई। वो झा साहब ने थोड़ा उसमें दूसरा पर्सपेक्टिव दिया, लेकिन देखिए वैक्सीनेशन में 2 चीजें थी, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन और दूसरा डिलीवरी। अवेलेबिलिटी पे हम बाद में जाएंगे, क्योंकि अवेलेबिलिटी करने के लिए हम सबको पता है सरकार ने काम किया नहीं। क्रेडिट लेने वो जरूर पहुंच गए, कुछ ये था कि विश्वगुरु वाला क्रेडिट लिया, और पॉजिटिव एक्शन की वैक्सीन का अच्छा प्रोडक्शन हो, ये इसमें डिले तो हुआ ही। डिलीवरी में ये उनकी पॉलिसी ठीक थी कि 25% प्राइवेट अस्पतालों में दी जाए, बिकॉज जो प्राइवेट अस्पतालों का डिलीवरी सिस्टम है उसका यूज किया जाए, और हमारे आपके जैसे लोग जो आराम से 1000-2000 दे के वैक्सीनेशन लगा सकते हैं, तो व्हाई नॉट। अब इस पॉलिसी में बाकी जो स्टेट और सेंटर के बीच में डिवीजन एंड ऑल दैट, वो तो ठीक नहीं था, तभी रिवर्स हो गया। लेकिन ये डिलीवरी सिस्टम भी काम यूं नहीं कर रहा है, क्योंकि सफिशिएंट वैक्सीन नहीं है। देखिए 25% में मेरे ख्याल से कोई 10% ही यूज हो पा रहा है। तो मैं ये बोलना चाहता था क्यों, लेकिन एक पॉलिटिशियन है मनीष, फिर भी उन्होंने ये बात कही, बहुत अच्छी लगी। प्रबल, आप लोग अपने आप प्रबल हैं, ये भी किसान वो उसमें है, पत्रकार रहे हैं, आप पूरी तरह से किसान आंदोलन में जूझ रहे हैं। इनका भी आपका भी पता नहीं शाम को रहेंगे नहीं रहेंगे, तो इसीलिए मैंने कहा कि अभी आप अपनी बात कह लीजिए। प्रबल सुन रहे हैं? जी।
आज तो जैसा आपको मालूम ही, हम लोग लखनऊ आए हुए हैं किसान आंदोलन में शामिल होने, और एक रोष पत्र हम लोग राजभवन देश के जितने भी प्रदेश हैं उनकी राजधानी में राजभवन पे जाकर, कोशिश हमारी रहेगी राजभवन पे जाकर राज्यपाल से मिलकर हम लोग रोष पत्र दें। देखते हैं कहाँ तक हम इसमें सफल भी हो पाते हैं। लेकिन जो संदीप पांडे जी ने भी कहा वही मैं भी कहना चाहता हूँ कि उसी में थोड़ा सा बढ़ाकर कि जिस गुप्कार गैंग को ये कल तक पाकिस्तान परस्त और महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान परस्त कहते थे और अभी भी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और तालिबान से जैसे बात हुई कि तालिबान से भी बातचीत कर रही है सरकार और पाकिस्तान से भी बैक चैनल बातचीत कर रही है सरकार, तो हिंदुस्तान के किसानों से बातचीत क्यों नहीं कर रही? क्या इन्हें हिंदुस्तानी नहीं मानती है? एक तरफ आप बस किसी को अपशब्द कह के ध्रुवीकरण करने के लिए आप महबूबा मुफ्ती को कभी गालियां देंगे, कभी उनको गले लगाएंगे। ये रणनीति हमें समझ में नहीं आ रही भारतीय जनता पार्टी, इस सरकार की। लोकतंत्र इस तरह नहीं चलेगा। और जिस तरीके से आज हमने खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया है, ये आप समझ लीजिए कि वर्तमान में, मैं पहले भी कहता रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि हम लोग इस समय वर्तमान में किसान ही एक ऐसा माध्यम हो गया है जो संपूर्ण विपक्ष का काम कर रहा है। विपक्ष गौड़ हो चुका है। जो विपक्ष को काम करना चाहिए था, चाहे कोई भी हो, वो बस चुनाव के समय ही ज्यादा एक्टिव रह रहे हैं। लेकिन उनकी जो राजनीतिक समझ होनी चाहिए विपक्षी नेताओं की, मुझे लगता है कि वो एक आध दो को छोड़कर बाकी और किसी के पास नहीं है। लोग अभी भी अपने जातिगत आधार पर वोट लेने के लिए समीकरण बनाने पर ज्यादा काम कर रहे हैं। बनस्पत की देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं आज याद करना चाहूंगा कि कल वीपी सिंह जी का जन्मदिन था। वो वीपी सिंह जो मेरे हिसाब से इतिहास में दो महापुरुष हुए, एक बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने दलितों को पूना एक्ट के बाद उनको आरक्षण दिलवाया, और दूसरे वीपी सिंह जी थे जिन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिलवाया मंडल कमीशन लागू करके। लेकिन आज कहाँ है वो लोग जो जब मौका इन लोगों को मिला, जो आरक्षण से अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण से लोग सत्ता में आए, तो जब इनको मिला तो इन्होंने अपने परिवार में ही सारा आरक्षण दे दिया। सारा सत्ता जो है इन्होंने अपने बच्चों और अपने परिवार तक, और उसके बाद देखिए पावर स्ट्रगल कह रहा। क्योंकि इस समय राजनीति में जो गिरावट आई है उससे भी उस पर भी हमें चिंतन करने की जरूरत है। और खासकर हमारे जैसे नौजवान साथी जो हैं, उन लोगों की राजनीतिक समझ मुझे लगता है कि काफी अच्छी होती जा रही है, और आने वाला भविष्य मुझे लगता है कि कुछ स्वर्णिम होगा। कोशिशें हमारी जारी हैं कि इस वर्तमान सरकार के खिलाफ ही हम नहीं लड़ रहे हैं, इस सिस्टम से लड़ रहे हैं। अब पहली बार मैं आपको बताऊं आनंद वर्धन जी कि 2014 या 2013 में जब हम ही खुद लोगों को अंबानी अडानी या कॉर्पोरेट के खिलाफ हम बताते थे कि ये इस तरह के लूट कर रहे हैं, तो लोग शायद नहीं सुनते थे। लेकिन इस किसान आंदोलन की जीत एक मानिए कम से कम दो कॉर्पोरेट के खिलाफ ही, उनकी लूट के खिलाफ जनता के बीच में अवेयरनेस अगर आई है तो किसान आंदोलन की आई है। आज जनता अपनी भावनाएं समझ रही है, और आज धीरे धीरे जनता को विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करते हुए पाया जा रहा है। चाहे वो वैक्सीनेशन प्रोसेस हो, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो जो महंगे जो इलाज हो रहे हैं उस पर। नहीं तो पहले कहाँ चर्चा होती, महंगाई पे भी चर्चा नहीं होती थी। तो ये कुछ मुझे लगता है कुछ पॉजिटिव चीजें हुई हैं इस किसान आंदोलन से, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि अगर ये आंदोलन और व्यापक हुआ और ज्यादा संगठित हुआ तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, और उसका वाहक जो होगा वो किसान आंदोलन होगा। थैंक यू सो मच प्रबल जी। कुछ दर्शकों के प्रश्न आ रहे हैं और मैं इसलिए इसको कर लूं। अभी भी लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न वैक्सीन है, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न जो हैं वो वैक्सीन से रिलेटेड है। एक हमारे कोई दर्शक है, वो कह रहे हैं कि मई 2021 में 2 करोड़ वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर को एलोकेट हुए थे, जिसमें केवल 22 लाख यूज हुए। मैं इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, और विभव जी आपके लिए वहां से गैलरी से हुआ है कि भाई विभव साहब को सुनना चाहेंगे, तो आपका जरा इस पे विचार। वैक्सीन पे मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं अभी भी इस पक्ष का हूं। जैसे सुधांशु ने कहा कि उस प्राइवेट सेक्टर की डिलीवरी सिस्टम को यूज करना चाहिए, वेज एंड मीन्स निकाले जा सकते थे। आज भी वो प्राइवेट सेक्टर को जब सस्ते में लैंड दिया जाता है, चाहे मेदांता हो चाहे अपोलो हो, तो उनका एक कुछ सर्टन परसेंटेज, वो मैं हो सकता है 10 हो या 20 हो, वो मुझे ठीक से नहीं याद है,
वो ये माना जाता है कि वो गरीबों का वो करेंगे। तो वो सिस्टम तो बन सकता था, उस डिलीवरी अगर है और प्राइवेट सेक्टर का एक अच्छा वो बन सकता था। लेकिन मैं अभी भी इस पक्ष का हूं कि आप वैक्सीन को फ्री करिए, आप इसके लिए रेज कर लीजिए फंड्स। देश में पीएम केयर फंड जैसे रेज किया गया था, या आपातकाल के समय कई बार आपकी कॉल होती है और लोग पैसा देते हैं। मैं विभव जी आपसे जरा वैक्सीन वाले पे जल्दी से, क्योंकि हमारा कोई एक दर्शक भी चाह रहा है कि आप वैक्सीन पे पॉलिसी पे थोड़ा बात कर लें। देखिए, आप मेरे विचारों से अवगत हैं कि मैं इस देश की समस्याओं, उसकी क्षमताओं को एक बर्ड्स आई व्यू से देखता हूँ, एक चिड़िया की आंख से देखता हूँ ऊपर कि क्या हो रहा है। तो ये देश 136 करोड़ लोगों का है या 140 करोड़ जो भी है, उनमें से कम 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है जो है, ठीक है। तो वो वैक्सीन वहां तक पहुंचाने के लिए वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई डिलीवरी सिस्टम्स हो सकते थे, और उस पर मेरा ये मानना है कि मैं सतीश भाई के विचारों से इत्तेफाक रखता हूं कि हमको इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए किससे पैसे लें किससे पैसे नहीं लें। हमको ये मिलिट्री स्टाइल ऑपरेशन करना चाहिए कि कितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाए। मेरा ये बहुत मानना है कि ये मैन मेड है, किसने बनाया किसने फेंका इस पर डिबेट चल रही है, ओके। और ये एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर का पार्ट है। कई देशों ने मिलिट्री के हाथ में स्ट्रेटेजी दे रखी है, कई देशों ने, कि वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को वहां की मिलिट्रीज डिसाइड कर रही हैं। उसी तरीके से हमारे देश में हमको भले ही मिलिट्री इसमें इन्वॉल्व हो ना हो, बट एक मिलिट्री स्टाइल में कवायद करनी पड़ेगी, और हर घर में पहुंचाने के लिए अब जैसे रहा पैसे का, तो हमने कितने सेस लगाए हैं, पेट्रोल पे कितने सेस लगाए हैं, टेलीकॉम में कितने सेस लगाए हैं। अरे ये वैक्सीनेशन का सेस भी लग जाता है 1 रुपया, क्या दिक्कत थी जो है, आधा पैसा 50 पैसे लग जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। मगर ये सेग्रीगेशन करना कि ये दे सकता है ये नहीं दे सकता है, इसलिए इसको हमारा आधा समय उसी में चला जाता है जो है, कि इसको बांटो, इससे पैसे लो, इसको उधर सब्सिडी करो। अच्छा है, सबके लिए कंपलसरी कर दीजिए और सबको बताइए कि अगर महामारी को रोकना है तो इस वैक्सीनेशन लेना होगा। और वैक्सीनेशन को रिसीव करने के कई मेथोलॉजी हैं, जिसमें से कुछ भारत सरकार यूज कर रही है, कुछ नहीं कर पा रही है। बट मासेस को जब हमें आउटरीच करना होता है, उसके लिए जो भी मेथोलॉजी है वो भारत सरकार को इस्तेमाल करनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट के साथ हो या विदाउट देम हो, इट डजंट मैटर। बट मेरा एक विचार जरूर इसमें कंसिस्टेंट रहेगा कि इसको एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर का पार्ट मानिए, और ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। ये अंत नहीं, शुरुआत है। हमें तैयार होना पड़ेगा। गांव गांव मान लीजिए इस तरह की कोई और दूसरी महामारी आ जाए तो क्या हम फिर दोबारा से जगेंगे? क्या हम दोबारा से ये कवायद दोबारा करेंगे? तो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, उनके एसओपीज, हमारे डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म, अगर अगली बार कोई लहर आए तो उसको हम कैसे बचा सके, और इसको पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू, जिसमें हमारा टेलीविजन भी आता है, और जो सरकार कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर रही, बट इसको सिस्टमेटिक ढंग से करने की जरूरत है, एजुकेट करने की जरूरत है, अवेयर करने की जरूरत है। और वैक्सीनेशन के मामले में भी लोगों में उत्साह हो कि भाई मुझे वैक्सीन कहाँ मिलेगी, मुझे जल्दी लगवानी हो, वो उत्साह पैदा करना जरूरी है। और मेरा मानना है कि हम सरकार और हम कोई अलग नहीं है, हम लोग एक दूसरे के पूरक है, और सब मिलकर अगर इसको करेंगे तो बहुत जल्दी हम ये अचीव कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। धन्यवाद। मैं सतीश भाई साहब, मैं आपसे मैं भी एक चीज और ऐड कर दूं, क्योंकि वो लंबा समय था, मनीष जी को कहीं और जाना था, तो मैंने उसको उस चर्चा को वहां, जब ये कहते हैं ना मेरिट कम मीन्स की बात, तो मुझे लगता है पहली चीज जो आज देश में तुरंत वो होनी चाहिए, ये जो टोल है ना, उस पे जो एग्जेम्पशन दिया हुआ है, आप एक तरफ क्यों एग्जेम्पशन दिया उन 12 लोगों को, 15 लोगों को जो सक्षम है पैसा देने में, और कोई अपनी जेब से नहीं दे रहा है, जो सरकारी पेट्रोल पे चल रहे हैं, वो चाहे जज साहब हो, चाहे एमपी साहब हो, चाहे मंत्री जी हो, सरकारी पेट्रोल के उससे जा रहे हैं, तो भाई 40-100 रुपया टोल भी दे दो, आके रिइंबर्स करा लो। लेकिन आप एक हम लोगों की मानसिक वो है कि नहीं, इससे हम जरा बड़े आदमी लगेंगे, क्योंकि अगर हम वहां से निकलेंगे और टोल नहीं देंगे तो ये बड़े आदमी लगेंगे।
तो होता क्या है कि जब मैं ताकतवर हो जाता हूं तो मैं अपनी गुंडागर्दी से जब वहां निकलता हूं तो उसको डर के मारे ये दिखाता हूं कि तुम मुझसे अगर पैसा नहीं लोगे तो ये ताकतवर होंगे, क्योंकि मेरा घर उससे मानता है बड़ा ये बढ़िया आदमी है, इनको देख के उसने गेट खोल दिया। तो ये इस मानसिकता, क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको टोटलिटी में बात करनी हो। अगर आप इस मेरिट कम मीन्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज आज इस देश में अगर कोई होनी चाहिए तो मेरे हिसाब से टोल शुड बी फॉर एवरीवन। अगर उस सरकार उस बड़ी गाड़ियां टोल नहीं देंगी, छोटा मैं स्कूटर लेके जाऊंगा तो मुझसे टोल लिया जाएगा, क्योंकि मैं एमपी एमएलए नहीं। मैं सतीश जी आपसे जरा समझना चाहूंगा, जो आप विदेश में बैठे हैं, आपने भी दुनिया देखी, आप और वैभव जी सबसे ज्यादा दुनिया देखे हैं, फिर सुधांशु देखे, नहीं संदीप भाई साहब सबसे कम मैं अपना कूप मंडूक टाइप हूं, तो जरा आप इसको समझाइए कि ये क्या है मेरिट का मीन्स। पहली बात तो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा ये कि हमारी जो पब्लिक पॉलिसी पे जितनी बहसें अभी तक हुई है उस पर एक बात आप देखेंगे, जब भी गरीबों की बात आती है तो हम गरीबी से बात करते हैं। हमारे दिमाग में जो बात है, हमारा दिमाग गरीब की तरह काम करता है, यानी कि गरीबों की नहीं सोच पाता, दिमागी गरीबी हो जाती है हमारे पास। तो पब्लिक पॉलिसी की हमारे यहाँ एक परंपरा नहीं है। वो पॉलिसी क्या है, जो एक नेता सोच देता है वो पॉलिसी बन गई, लेकिन उस पॉलिसी पर किस तरह से ऐसा किया जाए कि हर व्यक्ति को फायदा मिले, ऐसा नहीं होता। तो इस बात के लिए हमने करीब 20 साल पहले कोशिश की थी कि टेलीकॉम तब नया आ रहा था कि टेलीकॉम के लिए कैसे पब्लिक पॉलिसी की तैयारी की जाए। उसमें आपको ताजुब होगा कि शुरू में जो नीतियां बन रही थी वो बेसिकली जन विरोधी थी। हमने कोशिश की, साथ जो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ थे उनको लेके हम आए और उनके साथ हमने पूरे हफ्ते भर जितने भी हमारे जो नीतियां बना रहे थे उनको जोड़ने की कोशिश की। लेकिन उसपे एक बड़ी मुश्किल आती है कि वी थिंक विद पावर। हम विचार से नहीं सोचते, हम सत्ता से सोचते हैं, हमारे पास कितनी ताकत है उसे सोचते हैं। और आपने ठीक कहा कि पहला काम ये होता है कि हम कैसे अपने आप को विशिष्ट बना दें, क्योंकि हमारा लोकतंत्र जो है वो एक्चुअली, उसमें जनता सिर्फ वोट देती है, वो बना हुआ है उनके लिए जो कि सक्षम है और उनके आधार बना हुआ है जिनके पास वोट है। तो संविधान ने वोट का अधिकार जिसको दिया उसके लिए दिया कि जो सक्षम है वो अपनी व्यवस्था चलाते रहें। तो सारी की सारी जो हमारी पब्लिक पॉलिसी की नीतियां हैं उसी तरह बनी हुई हैं। मेरे ख्याल से जो ये बहस शुरू करना ही बहुत गलत बात थी कि जब वैक्सीन की बात हो रही है, जब महामारी की बात हो रही है, इसमें किसी भी तरह डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए था। पहली बात होनी चाहिए कि कैसे ये रास्ता आसान हो, सीधा हो कि सबको वैक्सीन दी जा सके। सारी बहस उस तरह से होनी चाहिए थी, ना कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो, कैसे उससे पैसे निकाले जाए। आपके पास ऑलरेडी पैसे पहुंच चुके थे, पीएम केयर फंड ना भी हो, अगर आप 150 रुपए की बात कर रहे हैं और आपको 100 करोड़ चाहिए तो 15,000 करोड़ तो आपके पास पहले से ही है। तो पब्लिक पॉलिसी की बहस की जो एक हमारी नींव ठीक करनी पड़ेगी, उसकी आधारशिला हमें ठीक करनी पड़ेगी। और जो आपने बात कही है टोल वाली, टोल में परेशानी इस बात की है कि उसका बात छोटी सी है, कुल 200-500-1000-2000 लोग ऐसे हैं जो विशिष्ट बन जाते हैं, लेकिन उसका जो एक कल्चरल पोल्यूशन इससे होता है, एक वैचारिक जो उससे एक पोल्यूशन होता है, उसकी बहुत बड़ी मुश्किल है। वो जो है वो विचारधारा अंत तक पहुंच जाती है और फिर हमारी जो डेमोक्रेसी है उसकी जड़ें खुदना शुरू हो जाती हैं। तो मैं आपके साथ सहमत इस बात पे, लेकिन अलग तरह से, कि हमें देश में पब्लिक पॉलिसी के लिए एक ढांचा बनाना पड़ेगा जिसमें कि सिर्फ एक नेता जो कहे वो नहीं, बल्कि इसके बारे में लंबी चौड़ी बहस हो, जो चाहे रेफरेंडम की बात हो, चाहे एक नया तरीका निकालना पड़े जिससे कि हम मुद्दे को 360 डिग्री से देख सकें, उसके हर आयाम को देख सके। और उसका एक लक्ष्य होना चाहिए कि आखिरी सबसे गरीब जो देशवासी है उस तक उस पॉलिसी का कैसे फायदा पहुंचे। अगर वो हम जांच नहीं सकते तो पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी नहीं है, वो सिर्फ एक पॉलिसी है लेकिन पब्लिक पॉलिसी नहीं है। जी थैंक यू। मैं आपने उस सोशल साइंटिस्ट जो हमारे और आपका मतलब अभी तक का सबसे बड़ा गांधी जी की बात कह दी। वो हर चीज की एक वो कहते थे कि अगर समझ में ना आए तो उस अंतिम आदमी को देख लो, उसको देख के कोई भी पॉलिसी बना दो, चाहे वो वैक्सीन की पॉलिसी हो, चाहे वो खाने की पॉलिसी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की पॉलिसी हो। अगर उस अंतिम आदमी को देख, क्योंकि उससे बड़ा सोशल साइंटिस्ट को छुआ नहीं। सुधांशु, एक हमारे दर्शक का यह है कि न्यूक्लियर वॉर पर दुनिया में ट्रीटी है और वो कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल वॉर पर ग्लोबल पॉलिसी कोई नहीं है, अभी तक नहीं इवॉल्व हुई है, जबकि इतनी बड़ी पेंडेमिक और महामारी हो रही है। तो आपको क्या लगता है, इस पे कुछ होना चाहिए?
इसके मेरे मेरे जो समझ में आया, टू कॉल इट बायोलॉजिकल वॉरफेयर, इसके एक प्लेन पे तो शायद हिंट ये है कि ये नेचुरल फिनोमेना नहीं है और चाइना से शायद इस तरफ कुछ एक्शन उन्होंने लिए। जैसे अगर अपने यहाँ सब लॉकडाउन कर दिया और एयर ट्रैफिक परमिटेड रखा, दैट वाज अ क्लियर सिग्नल कि आप इसको बाहर भेज रहे हैं। तो ये अब इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं एट स्टिल नॉट वेरी सीरियसली आई अज्यूम। तो वेदर अगर ऐसा, मैं नहीं बता सकता कि ये सच है या गलत है इस समय, लेकिन अगर ऐसा जरा भी हिंट मिलता है कि ऐसा चाइना ने किया है, तो मेरे ख्याल से सारी दुनिया को सब डिफरेंसेस भूल के एक साथ आना पड़ेगा कि ऐसी चीज अगर आप परमिट करेंगे, आज चाइना ने किया, कल कोई और रोग नेशन करेगा, तो उसके लिए तो आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। और एक बड़ी अलग, अभी भी मुझे नहीं लगता कि इस पे बहुत सीरियसली कोई खास इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। केवल गलत खबरें ही फैलने लगती हैं, जैसे डॉक्टर फॉची को निकला कि उन्हें सैक कर दिया गया, पर ऐसी कोई खबर थी नहीं। और दूसरा प्रिपेयर्डनेस, तो वो आई फुली एग्री कि आप, क्योंकि प्रिपेयर्डनेस में तो बेसिक ये है ना कि वैक्सीनेशन, डिलीवरी, हेल्थ केयर अवेलेबिलिटी टू एवरीवन, सो दैट अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आपकी पॉपुलेशन ज्यादा इफेक्ट ना हो। तो ऑफ कोर्स दैट इन एनी केस वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, एंड व्हाइल वी गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, तो हम कोई बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी होगा तो उसके लिए ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड रहेंगे। मैं अभी चूंकि थोड़ा सा वक्त है, अगला सेशन शुरू होने में 2-3 मिनट, सतीश झा साहब, रात इस समय आपके यहाँ 12:30-1 जो भी बज रहा है, आप हमारे लिए बैठे हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी से एक चीज और समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने शिक्षा में बहुत काम किया है। एक समय यह था कि हम सब लोग इसके पैरोकार थे कि देश की जो भी समस्या है उसके सोल्यूशन के लिए एक नंबर हम लोगों को शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, किसी भी सरकार को। आज आपको क्या लगता है कि शिक्षा से ज्यादा महत्व क्या आज हेल्थ का, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, क्या हेल्थ पे फोकस हो जाना चाहिए शिक्षा के बजाय? मतलब पॉलिसी के रूप में 1, 2, 3 आप कैसे देख रहे हैं सतीश साहब? देखिए, मेरी जो पॉलिसी अगर होती तो पहली होगी कि मदर चाइल्ड हेल्थ, दूसरी होगी न्यूट्रिशन फॉर अ चाइल्ड फ्रॉम 1 साल से 3 साल के दौरान उसके न्यूट्रिशन चाहिए। 3 साल बाद को शिक्षा जो शुरू की जो शिक्षा है उसकी नींव बनानी पड़ेगी, वो ठीक होनी चाहिए। उसके बाद बाकी चीजें होती हैं। तो मदर चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन बच्चे के लिए चाहिए, और फिर उसको जो बुनियादी शिक्षा जो उसकी हो वो उस स्तर पे हो जो कि वैश्विक है, उसका स्टैंडर्ड वो हो जो कि दुनिया का स्टैंडर्ड है। हमें वो स्टैंडर्ड नहीं चाहिए जो हम सिर्फ अपने आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, हमें वो स्टैंडर्ड चाहिए जो मानव देख रहा है। मानव मतलब कि देखिए, पब्लिक पॉलिसी का जो होता फोकस होना चाहिए कि कैसे आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेगा, और जब भी हम कोई काम करते हैं उसका फोकस होना चाहिए वो मानव उपलब्धि की पराकाष्ठा से शुरू हो। तो शिक्षा की जो नींव बनानी हमें है वो होनी चाहिए उस स्तर पे जो कि विश्व में आज सबसे अच्छा स्तर हो, वहां शुरू कीजिए, तब तो हम बराबर हो पाएंगे। तब हम जो मानव की जो उपलब्धि की पराकाष्ठा है उस तरफ काम करना शुरू करेंगे। तो शिक्षा हमारा पहला लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होना चाहिए। जो हेल्थ केयर है उसका सिस्टम होना चाहिए। लेकिन ये जो महामारी की बात है ये अपवाद है, ये रोज की बात नहीं है। लेकिन अब हमें तैयार होना पड़ेगा। विभव जी ने अच्छी बात कही, ये जो अब शुरू हो गया है सिलसिला बायोलॉजिकल वॉरफेयर का, अब जो 1945 के आसपास न्यूक्लियर वॉर की बात होती थी, 80-90 तक होती रही, अब वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर बदल गई है। क्योंकि और ये और भी पैना होता रहेगा, इसका जो ब्रह्मास्त्र बन रहा है ये और पैना होता रहेगा। इससे बचने के लिए हमें सबको कोशिश करनी पड़ेगी, रास्ते निकलते रहेंगे। ये जो रस्साकशी चलती रहती है विज्ञान में और विज्ञान का दुरुपयोग करने वालों के बीच चलती रहती है, तो रास्ता तो निकलता रहेगा। इससे कोई एकदम एकाएक कोई विनाश नहीं होने वाला है। लेकिन यह है कि तकलीफें बहुत होंगी, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सामरिक जो नीतियां बन रही हैं, उसके खिलाफ भारत क्या लीडरशिप ले सकता है, ये अपने आप में बहस की बात होगी। वो तभी संभव होगा जब हमारे सभी लोग तैयार हों, पढ़े लिखे हों, शिक्षित हों। तो मेरे आइटम में, मेरी पॉलिसी में मदर चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन फॉर इन इनिशियल फेजेस, एजुकेशन फर्स्ट एंड देन हेल्थ केयर। थैंक यू सो मच। इस सेशन को हम लोग यहाँ एक विराम कर रहे हैं।